हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू क्लास एंड इट्स 24 जून टुडे। और ये हमारा फर्स्ट न्यूज है, व्हेन इंडिया ग्रोज द वर्ल्ड ग्रोज से मोदी। तो रिसेंटली जो स्पीच है नरेंद्र मोदी की यूएस कांग्रेस की जो जॉइंट सेक्शन है उसको स्पीच डिलीवर करते वक्त तो उन्होंने बोला है कि जब इंडिया ग्रो करेगा तो वर्ल्ड भी ग्रो करेगा। तो इस स्पीच में काफ़ी कुछ यहाँ पे मतलब जो पीएम नरेंद्र मोदी उन्होंने बोला, लेकिन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। जो इम्पोर्टेंट है वो आप पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत। ओके, तो ये मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि मिस्टर मोदी आवर लॉन्गर, मतलब उनकी जो स्पीच है वो काफ़ी लंबी रही थी। ओके, वॉज हेड बाय अ पैक्ड चैम्बर एंड ही रिसीव सेवरल स्टैंडिंग ओवेशन, मतलब बहुत सारे लोगों ने जो मेंबर्स थे ओके वहाँ की जो कांग्रेस के, तो उन्होंने मतलब एप्रिसिएशन भी दिया। बट ओवर 70 मेंबर, मतलब लगभग 70 मेंबर ऐसे थे कांग्रेस के जिन्होंने 70 मेंबर ऑफ कांग्रेस हैड रेज कंसर्न अबाउट द डेमोक्रेटिक बैक स्लाइड इन इंडिया अहेड ऑफ हिज एड्रेस। तो जब पीएम नरेंद्र मोदी एड्रेस कर रहे थे तो 70 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने अपनी कंसर्न को रेज किया कि जो इंडिया है, इंडिया में जो डेमोक्रेटिक है वो अपनी बैक स्लाइड पर है। ओके, एंड उन्होंने इस एड्रेस को एक तरह से मतलब बायकॉट भी किया है। ओके, तो ये थोड़ा सा मतलब पढ़ना चाहिए था, हमने इसको पढ़ लिया। अदरवाइज ये जो आर्टिकल है इतना खास हमारे लिए है नहीं। ओके, तो बराबर में लिखा है कि वी स्टैंड टुगेदर टू फाइट बीजेपी इन 2024। तो 2024 के जो इलेक्शन है उसके लिए जो अपोजिशन है वो पटना में उनकी कल रिसेंटली मीटिंग हुई एंड लगभग वो सक्सेस भी रही है। ओके, तो और इसमें कुछ फालतू नहीं है पढ़ने के लिए, तो ये पूरा पॉलिटिकल है, जितना था वो हमने देख लिया। आगे चलते हैं। तो ये हमारा सिटी से रिलेटेड है एंड यहाँ पर जो न्यूज़ है वो हमारे किसी काम की है नहीं। इसी तरह से नेक्स्ट पे जो स्टेट्स है ये आज इस पर पूरी तरह से मतलब जो एड्स हैं ओके इसको अभी में स्किप कर सकते हैं। अब आता है स्टेट। तो स्टेट में भी यहाँ पर ज़्यादा हमारे लिए कुछ पढ़ने के लिए नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये राजस्थान जो गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड है। तो राजस्थान जो है, जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जो राजस्थान के अंदर जो ट्राइब कम्युनिटी है ओके उसको डिनोटिफिकेशन करने के लिए ओके, क्योंकि नेक्स्ट मतलब कुछ ही टाइम बाद वहाँ पे इलेक्शन है एंड राजस्थान के अंदर जो एसटी कम्युनिटी है वो एक तरह से मतलब काफ़ी तादाद में है। ओके, एंड उसका रीजन हम देखते हैं कि नोटिफाई क्यों करना चाहते हैं 15 कम्युनिटीज एज मैनी एज 15 कम्युनिटीज इन द स्टेट कम अंडर द डी नोटिफाइड ट्राइब कैटेगरी। तो कम से कम 15 जो कम्युनिटीज़ है वो इस कैटेगरी में आती है। अब ऐसा करने क्यों चाहते हैं, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं दी भारतीय ट्राइब पार्टी ओके जिसको इन शॉर्ट बोलते हैं बीटीपी विच वॉन 2 सीट्स इन दुंगरपुर ओके, ये थोड़ा सा नाम डिफरेंट था। तो दुंगरपुर डिस्ट्रिक्ट इन 2018, तो 2018 के जो असेंबली इलेक्शन थे वहाँ पर जो भारतीय ट्राइब पार्टी है ओके तो उन्होंने 2 सीट जीती थी दुंगरपुर से। तो आप समझ सकते हैं कि जो ट्राइब कम्युनिटीज़ हैं ओके तो वो कैसे जो गवर्नमेंट है या फिर आप कहते हैं कि जो पार्टीज है वहाँ पे राजस्थान के अंदर जो वर्क कर रही है तो वो उनका प्रायोरिटी का इशू है कि वे चाहते हैं कि जो एसटी कम्युनिटी है वो एक तरह से उनकी तरफ शिफ्ट हो जाए। ओके, तो ये उसी से रिलेटेड है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, तो हम इसको भी स्किप कर सकते हैं। चलते हैं। तो ये हमारा एडिटोरियल पेज है एंड फर्स्ट एडिटोरियल है रिगार्डिंग यूसीसी ओके मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंडर में यूसीसी आता है। ओके, तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये आर्टिकल 44 के अंडर में आता है जो कि स्टेट पॉलिसी है। ओके, मतलब कुल मिला के स्टेट की मर्जी है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करे या ना करे। तो रिसेंटली अब ये न्यूज़ में किया, उसका रीज़न भी है कि जो लॉ कमीशन है उसने कहीं ना कहीं फेवर किया है यूसीसी को। ओके, जबकि जो 5 साल पहले लॉ कमीशन ने बोला था कि जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। इवन हमें पता है कि इंडिया जो कि एक डाइवर्स कंट्री है ओके चाहे वो लैंग्वेज के मामले में हो या किसी कम्युनिटीज़ के मामले में हो या फिर रिलीजन के मामले में हो ओके हर तरीके से हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी है एंड डाइवर्सिटी के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तरह से कह सकते हैं कि इतना भी सिंपल नहीं है। ओके, वो कहीं ना कहीं थ्रेट करता है या कहीं ना कहीं
मतलब हट करता है जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को। ओके, अब हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब मिस इन्फॉर्मेशन है लोगों के पास कि जो मुस्लिम लोग हैं केवल वही ट्रीट किए जाते हैं मुस्लिम लोग के अकॉर्डिंग, इवन जो हिंदू लोग हैं या फिर अदर कम्युनिटीज़ है, ओके, सबके अपने अपने कस्टम्स हैं एंड उसी कस्टम के अकॉर्डिंग उनको उनके लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाए। जैसे कि हिंदू लोग जो लॉ स्टूडेंट होंगे वे अच्छे से पता होगा कि हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ, ओके, लॉ में हम पढ़ते हैं इस चीज़ को। तो ये हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ, तो सीधा सीधा सा मतलब है कि जो हिंदू लोग हैं उनको ट्रीट किया जाता है ऐसे हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग एंड जो मुस्लिम है उनको ट्रीट किया जाता है ऐसे मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये उसी से रिगार्डिंग आर्टिकल है एंड बहुत अच्छा लिखा है जो ऑथर है। ओके, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा तो यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पाऊंगा कि पूरा आर्टिकल काफ़ी लंबा है। ओके, लेकिन हाँ जितना सफिशिएंट है उतना हम कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखा है तो मैं यहाँ पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ मार्क किया है, द क्वेश्चन ऑफ प्रपोजल लॉ इज बेसिकली द क्वेश्चन ऑफ पर्सनल एंड रिलीजियस ऑटोनॉमी वर्सेस द स्टेट अथॉरिटी टू रिफॉर्म familiar relation since each religious group has cultural autonomy। तो यहाँ क्लियर है कि जो हर रिलीजन जो है उसका अपना एक कल्चर है। ओके, जैसे मैं आपको बोलता है कि हर एक का अपना एक कस्टम है, कल्चर है, तो सभी को उनके रिलीजियस के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे आगे पढ़ सकते हैं दिस इज जस्टिफिकेशन फॉर द एडॉप्शन ऑफ इंटरनल लॉ रिफॉर्म या voluntary UCC। In fact, the Special Marriage Act 1954, okay, and the Indian Succession Act 1925 are nothing but example of voluntary adoption of UCC through the recently enacted Love Jihad law was prohibited interfaith marriage, basically violate the spirit of Special Marriage Act। तो जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का एग्जांपल है। ओके, जो सक्सेशन एक्ट है वो भी एक तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही एक तरह से एग्जांपल है। जो रिसेंटली इसमें बोला कि जो लव जिहाद को प्रोहिबिटेड किया है, ओके, वो एक तरह से वायलेशन है किसका, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का। ओके, अब हम आगे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सभी जो रिलीजियस है उसके अपने अपने पर्सनल हुआ है एंड उनको उनके तरह से ट्रीट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि एट प्रेजेंट नॉट जस्ट मुस्लिम बट इवन हिंदू, जैन, बुद्धिज्म, सिख, पारसी एंड जीव्स आर गवर्न बाय देयर ओन पर्सनल लॉ। तो ये एक तरह से मिस कॉन्सेप्ट हम लोगों के बीच में बनाया केवल मुस्लिम ही डिफरेंट लॉ से मतलब ट्रीट किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। ओके, तो जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, ओके, उनको पता होगा जो स्पेशल लॉ स्टूडेंट्स हैं कि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के बारे में उन्होंने पढ़ा होगा। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि जो रीजनल इफेक्ट है वो भी कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। ओके, जैसे कि केरल हैज अबोलिश्ड द हिंदू जॉइंट फैमिली इन 1975, मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स आर टू बी रजिस्टर्ड इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड under the 87 law, the Assam under 1935 law and adoption was permissible to Kashmir। तो मतलब रीजनल इफेक्ट भी पड़ते हैं ओके लॉज पर। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि जहां पर डाइवर्सिटीज हो तो वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तरह से मतलब ये तो नहीं कहूँगा कि एक तरह से इम्पॉसिबल, लेकिन हाँ मतलब इतना सिंपल भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है मैं उसको यहाँ पे आपको पर और ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो जैसे कि यहाँ पर आर्टिकल 29 के बारे में लिखा हुआ है, तो जैसे कि आपको पता है कि आर्टिकल 29 जो आएगा फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग। ओके, एंड जो रिगार्डिंग है कि हर एक जो कम्युनिटीज़ है, ओके, चाहे वो कोई भी हो या फिर इंडिविजुअल हो, वो अपनी आइडेंटिटी को मतलब प्रिजर्व करके रख सकता है। ओके, तो अगर यूसीसी लागू होता है तो एक तरह से जो 29 आर्टिकल है, ओके, उसका भी वायलेशन होगा। तो ये उसी आप इस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें। अदरवाइज जितनी इंफॉर्मेशन की चीज़ थी वो हमने यहाँ पे पढ़ ली है। ओके,
अब हम इसको नेक्स्ट देखते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा एडिटोरियल है वो रिगार्डिंग है इंडिया एंड इजिप्ट से। ओके, तो अभी यूएस के बाद जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो विजिट करेगी इजिप्ट में। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हम, तो यहाँ पर जो ऑथर है उन्होंने इंडिया एंड जो इजिप्ट के बीच में जो ट्रेड है उसके बीच में रिलेशन दिखाया कि कितना डिफरेंस है। ओके, कि हम जो इंडिया है, इंडिया ने कितना इन्वेस्ट किया इजिप्ट में और इजिप्ट ने कितना इन्वेस्ट किया है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ। ओके, तो ये हम मार्क कर रहे हैं। तो आप पढ़ सकते हैं कि इंडिया ट्रेड विद द मोस्ट पॉपुलस अरब कंट्री स्टूड एट $6061 मिलियन। ओके, तो इतने डॉलर मिलियंस की जो ट्रेड है वो इजिप्ट के साथ हमारे होते हैं, हैविंग डेक्लाइंड बाय 70% ओवर द प्रीवियस ईयर। तो जो कि पिछले साल से 17% के कम है। नियरली थर्ड of it was petroleum related. India was Egypt 6th largest trading partner. तो जो इंडिया है वो इजिप्ट का छठा सबसे बड़ा जो एक मतलब ट्रेडिंग पार्टनर है। ओके, जबकि जो इजिप्ट है while Egypt was इंडियन 38, तो इजिप्ट जो है इंडिया के साथ 38 पोजीशन पर आता है। तो आप देखते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। ओके, तो आगे बढ़ सकते हैं। Indian investment in Egypt were spread over 50 projects totaling $3.15 billion। तो $3.15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया का है इजिप्ट के अंदर। ओके, हाफ ऑफ सम contributed by single company. Egypt has invested only $37 million in India। तो इजिप्ट का जो इन्वेस्टमेंट है वो $37 है। ओके, और यहाँ पे लिखा है कि देयर आर लेस देन 5000 इंडियंस इन इजिप्ट, नियरली a fifth of them being स्टूडेंट। उनमें से 1/5 क्या है, स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। एंड जो पीएम नरेंद्र मोदी की जो विजिट है वो शायद वो कहीं ना कहीं इस पर फोकस रहेगी कि हमारा जो ट्रेड है इजिप्ट के साथ और अच्छा बेस्ट या बेटर बने। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा और हमें पढ़ लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पर इसको मार्क कर रहा हूँ, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि इजिप्ट जो है वो वन ऑफ द फर्स्ट सिविलाइज्ड कंट्री है। ओके, आपने पढ़ा होगा इजिप्ट सिविलाइजेशन, एंड इजिप्ट जो है वो लाई करता है नाइल रिवर पर। ओके, तो यहाँ पे आइए, इजिप्ट इज लार्ज कंट्री, तो ये बड़ी कंट्री है। ओके, जो पॉपुलेशन है 105 मिलियन एंड जो इकोनॉमी है वो $387 बिलियन। इट इज अ पॉलिटिकल स्टेबल, तो पॉलिटिकल स्टेबल है एंड साइको इकोनॉमिक है। कंडीशन आर क्यूट सिमिलर टू इंडिया, तो इंडिया की जैसी मतलब वहाँ पे कंडीशन है। इजिप्ट लार्जेस्ट इंपोर्ट आर रिफाइंड पेट्रोलियम, तो इजिप्ट जो है वो इंपोर्ट करता है किसको, रिफाइंड पेट्रोलियम को। ओके, एंड व्हीट को। ओके, कार्स, कॉर्न एंड फार्मास्यूटिकल्स, ऑल ऑफ विच इंडिया हैज पोटेंशियल टू सप्लाई। तो इंडिया के पास पोटेंशियल है जो इजिप्ट की जो डिमांड है उनको फुलफिल करने का। तो कुल मिला के मतलब जो ऑथर है, ऑथर का मतलब यही कहना है कि जो मीटिंग है, जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है, ओके, तो इजिप्ट के साथ, उसमें इन सभी बातों को फोकस रखा जाए कि हमारा जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं बढ़े। ओके, जो इजिप्ट है, जो इजिप्ट का जो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर जो 38 पोजीशन से बढ़ के थोड़ा अबव आए, ऊपर आए। ओके, तो आगे यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो मोreover in the Egyptian government has an ambitious infrastructure development agenda with 49 mega project including the construction of new Cairo, okay, जिसका वैल्यूएशन $58 बिलियन है, और 25 billion nuclear power plant and 23 billion high speed rail network during 1519. Egypt was the world third largest arm importer. तो आप समझ सकते हैं कि इजिप्ट जो है वो इंपोर्ट करता है कि ओके मतलब आर्म्स के लिए। तो एंड अब
इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो जो हमारे पास जो आर्म्स है, ओके, वो मतलब हम सप्लाई कर सके, ओके, सेल कर सके किसको, इजिप्ट को, ओके। तो ये कुल मिला के जो आर्टिकल है वो कहीं ना कहीं रिगार्डिंग है ट्रेड से, ओके, इंडिया एंड इजिप्ट ट्रेड से। तो इसमें इतना ही था। एंड इसमें जो आगे है केवल ये लिखा है कि जो इजिप्ट है, इजिप्ट की जो एम्बिशन थी, ओके, जो प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे देखे 49, तो वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पाई। उसका रीज़न भी है, उसका रीज़न ये है कि बीच में कोविड आ गया, तो कोविड की वजह से इन्फ्लेशन एंड जो इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे वर्ल्ड को देखनी पड़ी उसकी वजह से, ओके। एंड जिसकी वजह से जो उनकी करेंसी है वो भी कहीं ना कहीं डाउनफॉल हुई। एंड बराबर में दे सकते हैं, बराबर में जो है वार्म वेलकम। तो मोदी जो विजिट है ये उसी से रिगार्डिंग है, एंड इसको हम स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है आपका है जेंडर गैप रिपोर्ट से, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि जेंडर गैप रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जेंडर गैप रिपोर्ट को पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड, ओके। तो जो 2023 की जो रिपोर्ट है उसमें जो इंडिया की रैंक है वो 127 है आउट ऑफ 146 कंट्रीज में, जो कि लास्ट ईयर से कहीं बेटर है, ओके। तो लास्ट ईयर से हमारी जो रैंक है वो 8 प्लेस जंप हुई है, ओके। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है उसमें कहीं ना कहीं कंसर्न हुआ है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, क्योंकि वुमेन का जो रेशियो है, ओके, हर एक फील्ड में वो मैन पॉपुलेशन से कहीं ना कहीं कम है, ओके। तो जो रिप्रेजेंटेशन की बात है वुमेन्स की, उसके लिए बात है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है, आर्टिकल में जो लोकल गवर्नेंस है, ओके, जो अमेंडमेंट 73 एंड 74 के अकॉर्डिंग आता है, तो उसमें इसको मेंशन किया गया कि बिकॉज आपको पता है कि 73 एंड 74 जो अमेंडमेंट है वो रिगार्डिंग है पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी, एंड जिसके अंडर में जो वुमेन है उनको जो रिजर्वेशन दिया गया है, ओके। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। एंड इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं कि 1996 में, ओके, पार्लियामेंट के अंदर एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें अमेंडमेंट करना था कि जो वुमेन है उनको 33% का रिजर्वेशन दिया जाए इन पार्लियामेंट इलेक्शन एंड असेंबली इलेक्शन में, ओके, जो कि पास नहीं हो पाया ओके। तो एंड आगे भी यहाँ पे जो आर्टिकल है उसमें लिखा है कि जो नागालैंड है वो स्टेट बन गया था 1963 में, ओके। लेकिन पहली बार नागालैंड से जो एक वुमेन, ओके, एमएलए बनी है वो भी 2023 में। तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी जो मेंटेलिटी है वो किस लेवल पर है, ओके। तो जब तक हम एम्पावरमेंट की बात नहीं करेंगे या रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं करेंगे तो जेंडर जो प्रायोरिटी है वो शायद उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, ओके। तो और यहाँ पे कुछ खास हमारे लिए पढ़ने के लिए है नहीं, तो हम इसको अब इसकी भी करेंगे। तो आगे हम देखते हैं। तो ये फेसिंग द हीट, तो आपको पता है कि हीट वेव की वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी होती है, ओके, गर्मी में, तो उसी से रिगार्डिंग है एंड उसको भी हम स्किप कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ है जो कल जो पटना में जो अपोजिशन है उनकी जो मीटिंग है उससे रिगार्डिंग, एंड इसको भी हम स्किप भी करने वाले बिकॉज हमारे किसी काम का है नहीं, ओके। यहाँ पर जो ऑर्डिनेंस, दिल्ली ऑर्डिनेंस के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, बिकॉज ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं। तो दिल्ली ऑर्डिनेंस क्या है कि 11 मई, ओके, 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है उनके पास पावर है टू कंडक्ट देयर बिजनेस, लाइक जो वहाँ का ब्यूरोक्रेट्स है उनको डिप्यूटेड करने का, ओके, एंड उनको मैनेज करने का, एक्सेप्टेड जो लैंड है, ओके, जो पब्लिक ऑर्डर्स है, ओके। तो कुछ मैटर्स को छोड़कर बाकी सभी मैटर्स में जो दिल्ली गवर्नमेंट है उनको पूरे से पावर है। तो ये फैसला था सुप्रीम कोर्ट का जो 11 मई को उन्होंने दिया था। लेकिन उसी के तुरंत बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको नलिफाई करने के लिए एक ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया है, ओके। एंड उस ऑर्डिनेंस को मतलब नलिफाई करने के लिए जो आप गवर्नमेंट है वो सभी जो अपोजिशन पार्टी है उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि उनको वो राज्यसभा में हेल्प करे इस ऑर्डिनेंस को पास ना होने दें। तो आगे बढ़ते हैं, ओके। तो दिल्ली ऑर्डिनेंस के बारे में हमने आपको बता दिया।
एंड आप याद रखिए कि जो ये ऑर्डिनेंस है वो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जैसे मैंने आपको बताया ऑन May 19 the center issued an ordinance that seek to amend the government of National Capital Territory NCT of Delhi Act 1991। ओके, तो जिसको मैंने बताया कि जो 11 मई को जो सुप्रीम कोर्ट है ओके उन्होंने जजमेंट दिया था उसको नलिफाई करने के लिए ये ऑर्डिनेंस को लाया गया है। ओके, एंड जो केजरीवाल है ओके जो सीएम केजरीवाल है वो चाहते हैं कि वो जो ऑर्डिनेंस है वो किसी पास ना हो। ओके, तो ये उसी से रिगार्डिंग है एंड इसको आप चाहे तो आगे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादा इसकी जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर जो अमित शाह है उन्होंने बोला कि पटना अपोजिशन मीट में फोटो सेशन, तो इन्होंने बोला कि फोटो सेशन के लिए जो अपोजिशन है ओके वो मिले हैं कहाँ पर, पटना में। तो देखते हैं कि होता है क्या है। तो ये यहाँ पर जो डिनर हुआ था ये उसी से रिगार्डिंग है। तो ये हमारा है जेट इंजन जो डील हुई है इंडिया एंड यूएस के बीच में उससे रिगार्डिंग। तो यहाँ पे लिखा है जेट इंजन डील इंश्योर 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू हाल फर्स्ट इंजन इन 3 ईयर। तो हाल से मतलब है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि जो 80% जो टेक्नोलॉजी है यूएस ट्रांसफर करेगा किसको, इंडिया को। ओके, बाकी जो 20% है वो मैन्युफैक्चर होगा यूएस के अंडर में। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि 80% टेक्नोलॉजी है क्या। तो 80% टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी जो क्रिटिकल है एंड अमेजिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो हमें यूएस देगा। ओके, एंड इंडिया के अंदर 80% का जो मतलब जो 80% के अराउंड जो जेट है वो मैन्युफैक्चर होगा, बाकी का जो है वो यूएस के अंदर होने वाला। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट फॉर स्मॉल कंपोनेंट, तो स्मॉल कंपोनेंट को छोड़कर द F414 INS 6 विल बी एंटायरली मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो कुछ कंपोनेंट को छोड़कर बाकी जो 80% के आसपास है वो एंटायरली मैन्युफैक्चर्ड होगा किसके अंदर, इंडिया के अंदर। ओके, इस चीज को याद रखिए। एंड आगे यहाँ पे ये भी लिखा है कि दी 2012 डील, तो 2012 में भी डील हुई थी। ओके, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी वो 58% ट्रांसफर करने की बात कही गई थी। ओके, तो इस चीज को भी आप नोट करके रखिएगा। तो 58% जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर करने की जो डील है वो हमारे बीच में हुई थी 2012 में, एंड जो अब जो डील हुई है उसके अकॉर्डिंग 80% जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर की जाएगी यूएस के द्वारा इंडिया को। ओके, तो यहाँ पर तो जैसे कि पता है कि जो 80% जो टेक्नोलॉजी है वो कौन देगा, जनरल इलेक्ट्रिक। ओके, जिसको इन शॉर्ट बोलते हैं जीई, किसको, टू हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ओके, तो इस चीज का आप याद रखिएगा। एंड ये जो डील है वो हुई है F414 ओके INS 6 जो जेट है उसके लिए। एंड यहाँ पर जो कुछ कंपोनेंट तो बाहरी बनने वाले हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चर्ड है वो इंटायरली कहाँ पर होगी, इंडिया के अंदर होगी। एंड याद रखिए कि तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, एक मिनट रुकिएगा आप। ओके, तो आप याद रख सकते हैं जीई एंड हाल टू मैन्युफैक्चर F414 इंजन्स फॉर द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ओके, जिसको इन शॉर्ट बोलते हैं LCA-MK2। तो इस चीज को याद रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। LCA-MK2 जो रिलेटेड है किससे, जो आपका जेट है F414 से। ओके, तो बाकी यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये डील है वो 2012 में भी हुई थी। एंड अभी यहाँ पे क्लियर नहीं है कि जो डील है ओके उसकी कॉस्ट क्या है। तो कही जा रही है कि जो कॉस्ट है वो 2012 की जो एग्रीमेंट है ओके उसी के अकॉर्डिंग होगी। एंड हम जो यूएस है वो हमें देगा 99 जो इंजन्स हैं ओके उसको। तो यहाँ पे लिखा है while the final cost is yet to be worked out, the official said the costing is indexed to the 2012 agreement।
ओके, बेस्ड ऑन विच द करंट कॉस्ट ऑफ 99 इंजन शुड बी अंडर $1 बिलियन। ओके, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था जो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। तो और हमारे लिए यहाँ पर कुछ खास है नहीं। तो जैसे कि हमने देखा कि जो जेट है उसका नाम क्या है, F414 INS-6। ओके, एंड इससे रिगार्डिंग हमने एक टर्म और देखी है जिसको हमने बोला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LAC MK2। ओके, एंड ये भी याद रखिएगा जो 80% टेक्नोलॉजी ही ट्रांसफर करेगा जिसको हम बोल रहे हैं क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ओके, एंड कुछ कंपोनेंट जो स्मॉल कंपोनेंट है वो बन के आएंगे बाहर से, लेकिन जो इंटायरली मैन्युफैक्चर है वो कौन करेगा, इंडिया करेगा। तो ये कुछ आपके लिए जानकारी थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। ओके, अदरवाइज आर्टिकल काफी बड़ा है, उसको हम पूरे डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो मणिपुर वायलेशन से लेके है एंड इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे लिखा है कि जो इंडिया एंड US के बीच में जो डील है वो मैसेज है किसको, चाइना को। तो जैसे कि आपको पता है कि जो पैसिफिक ओशियन है, ओके, उसमें भी वो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप जो इंडिया की है वो US के साथ है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि प्राइस स्टेबिलिटी इज मस्ट फॉर ग्रोथ। तो ये बिल्कुल है कि प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा माइक्रोन टू प्रोड्यूस फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप एट इंडियन प्लांट बाय दिसंबर 2024। ओके, तो यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर है, जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि जो सेमीकंडक्टर अभी तक इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं होते थे। ओके, हम बाहर से इंपोर्ट कर, जैसे कि US से। ओके, तो ये जो सेमीकंडक्टर्स है वो कहने के हमारे लिए बहुत ही कॉस्टली पड़ते थे। अब सेमीकंडक्टर है क्या, सेमीकंडक्टर क्या है, जो कंडक्टर एंड इंसुलेटर के जो बीच का हो, ओके, जो बीच की कंडक्टिविटी रखता है उसे सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एंड जो LED से, ओके, जो हम आज देखते हैं कि LED टीवी, ओके, हमारे लाइफ में जो भी आज हम डिवाइस यूज कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं यूज होता है सेमीकंडक्टर। ओके, जो हमारे फोन से जो एंड्रॉइड से वो भी एक तरह से बेस्ड है पूरी तरह से सेमीकंडक्टर का। तो सेमीकंडक्टर आज वाइडली यूज हो रहे हैं हमारी लाइफ में एंड इंडिया को जरूरत है कि उसके पास भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर के लिए प्लांट्स हो। ओके, तो ये उसी से रिगार्डिंग है। तो जैसे कि मीटिंग हुई है US एंड इंडिया के बीच में, ओके, तो वहां पे भी जो एग्रीमेंट है वो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। ओके, तो हम इसको आगे स्किप कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। तो बाकी हमारे ये स्पोर्ट्स हैं एंड स्पोर्ट में कुछ खास नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊं। तो इसी के साथ हैव अ गुड डे एंड गुड लक एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग GS तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, एंड मैं कोशिश करूंगा कि उसको जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराऊं। तो इसी के साथ बाय।